नमस्कार सभी बच्चों को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में इंग्लिश विद केपी सर। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप स्टडी करेंगे स्पॉटिंग एरर्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और इम्प्रूवमेंट द फॉलोइंग सेंटेंस, पैसेज और क्लोज टेस्ट। इनके पीछे क्या अप्रोच लगाएंगे, क्या टेक्निक लगाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ और जो आपको आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगी। सारी ट्रिक्स, सारे टेक्निक्स, सारे अप्रोच लगाकर आपको समझाया जाएगा कि ये सॉल्यूशन कैसे आया है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि ही आस्क्ड ए पार्ट दैट हाउ लॉन्ग बी पार्ट यू वुड बी एब्सेंट पार्ट सी और डी नो एरर। यहाँ पर आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको कि ही आस्क, उसने पूछा कि तुम कितने लंबे समय से एब्सेंट हो, तुम कितने लंबे समय से एब्सेंट हो। ये पूरा सेंटेंस आपका जो लिया गया है वो इनडायरेक्ट स्पीच से उठाया। कहाँ से उठाया? इनडायरेक्ट स्पीच से। सर आपको कैसे पता चला? ठीक है, मुझे ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पर ही के बाद में जो वर्ब आई है यानी रिपोर्टिंग वर्ब, वो रिपोर्टिंग वर्ब है और उसके तुरंत बाद में मुझे ये हाउ लॉन्ग और दैट दो कंजक्शन एक साथ मिले हैं। ठीक है, तो दो कंजक्शन का यूज एक साथ नहीं होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस से लिया गया। किससे लिया गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो यस या नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी, जिसको आप लिंकिंग और प्राइमरी और आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हो, तो उससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। जैसे आर यू गोइंग ओवर देयर, क्या आप वहां पर जा रहे हो, तो यहाँ पर जिनका उत्तर हम हाँ और ना में दे सकते हैं उनको यस या नो टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। अगर हम WH वर्ड की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे WH वर्ड फैमिली से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, इनसे स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं तो WH वर्ड फैमिली ही रिपोर्टिंग यानी कि कंजक्शन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर पार्ट बी में एरर है, कंजक्शन दैट का यूज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझ लेना है, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो यहाँ और उसका WH वर्ड फैमिली से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया जा रहा हो, तो ये WH वर्ड फैमिली ही कंजक्शन की भांति, किसकी भांति? कंजक्शन की भांति काम करता है और इनके साथ कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, WH वर्ड फैमिली यानी कि ये क्या होते हैं? WH वर्ड फैमिली हु, ठीक है, व्हाई, व्हेन, ये आपका हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये जितने भी WH वर्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? WH वर्ड फैमिली। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये अगर आपको जानना है कि डायरेक्ट स्पीच में कैसे होगा, तो आइए समझाते हैं डायरेक्ट स्पीच में कैसे होगा। ये ऐसे होगा, यदि वो क्वेश्चन देता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो वो इस तरीके से देगा इस क्वेश्चन को, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पर WH वर्ड यूज करेगा हाउ लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? वुड, तो विल को वुड में चेंज करते हैं सिंपली। ठीक है, और यहाँ पर यू का यू, ठीक है, और बी लगा देते हैं और बी के बाद में क्या लगा देते हैं? एब्सेंट। क्या लगा देते हैं? एब्सेंट। ठीक, और फिर लगा देगा वो क्वेश्चन मार्क। अब इसको आपसे बोलेगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो। तो प्यारे बच्चों, आपको समझना है कि जो ही होता है वो होता है रिपोर्टर। क्या होता है? रिपोर्टर। और जो उसके तुरंत बाद में वर्ब आती है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस बंद होता है उसको कहते हैं मालिक साहब क्या? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है,
और जो इसके अंदर वर्ब आती है, ठीक है, जैसे ये वर्ब आई है और जैसे ये वर्ब आई है, तो यहाँ पर ये होता है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर 4 बेसिक चीज़ें होती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर पर्सन, यहाँ पर जो पर्सन आया वो सेकंड पर्सन है, इसका ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं बट ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो बच्चों आपको ये पता चल गया है कि जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने रखा है वो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रखा है। अगर यदि आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं एक दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने पे। तो स्पेलिंग एरर का दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ही एट ए पार्ट नथिंग बी पार्ट सिंस यस्टरडे, पार्ट सी और डी एन एरर। आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पर इसकी जो हिंदी बनती है वो ये है कि कल से मैंने या कल से उसने कुछ नहीं खाया, कल से उसने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर निकल के आई है वो पार्ट ए में है। किस में है? पार्ट ए में। पार्ट ए में क्या एरर है सर? यहाँ पर एट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हैज ईटन का यूज होना है। किसका यूज होना है? हैज ईटन का। क्यों होना है सर? मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जब कभी आपके सेंटेंस में सिंस आता है, क्या आता है? सिंस। तो यहाँ पर सिंस का जो यूज होता है वो होता है परफेक्ट में, परफेक्ट, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चला कि परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम इसका यूज करते हैं, लेकिन अगर हम इस बात को बोलें कि उसने कल से खाना नहीं खाया है तो यहाँ पर प्रेजेंट झलकता है। क्या झलकता है? प्रेजेंट झलकता है। प्रेजेंट में ही बात हो रही है, इसलिए हैज ईटन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हैज तो आने ही आना था, क्योंकि सिंस का जो यूज है वो हमारा परफेक्ट के लिए होता है। किसके लिए? परफेक्ट के लिए। तो आपको समझ में आया होगा। यदि आप सिंस का यूज और जानना चाहते हैं तो ये हमारा क्या, अगर हम बात करें तो इसका यूज किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। और यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह भी काम करता है। एडवर्ब की तरह, ये प्रेपोजिशन की तरह भी काम करता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हमें कैलेंडर याद आता है। क्या याद आता है? कैलेंडर। कैलेंडर में जितने भी हमारे डेज हैं उन सभी के साथ सिंस का यूज़ करते हैं, है ना। और जितने भी हमारे मंथ हैं उनके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। जितनी हमारी ईयर हैं, ठीक है, उनके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का। कोई फिक्स टाइम है 5 o'clock 6 o'clock, उसके लिए भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो जो भी निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। अगर हम एडवर्ब की बात करें तो इसका मीनिंग होता है, पता है क्या? इसका मीनिंग होता है सिंस का तब से। किससे? तब से। और जब ये प्रेपोजिशन की तरह काम करता है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है से हिंदी में, और यहाँ पर इसका मीनिंग होता है तब से, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि ये एडवर्ब जब मीनिंग देगा तो तब से मीनिंग निकल के आता है, और जब प्रेपोजिशन मीनिंग देगा तो ये से निकल के आता है। कि सीमा सुबह से पढ़ रही है, तो सुबह से आ रहा है ना, सुबह से पढ़ रही है, तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन की बात ही काम कर रहा है। तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग, ठीक है, उसको दर्शा रहा है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पेलिंग एरर का आपके सामने के सी ए पार्ट गिवन है, इज वर्किंग हियर, बी पार्ट है सिंस 1983 पार्ट सी और डी एन एरर। तो मैंने आपको बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, अगर अभी आप सक्षम नहीं है इस एरर को बताने में तो आप सीख नहीं रहे। इसका मतलब यहाँ पर जब भी सिंस आता है तो वहां पर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। बचपन से ही आप सीख रहे हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या स्टडी किया होगा कि सन
1983 से, वह सन 1983 से यहाँ काम कर रही है। तो यहाँ पर जो ये टाइम गिवन है बच्चों क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज किया है बंदे ने, सिंस का। ठीक है, अगर यहाँ ये फॉर लगाता तो ये गलत हो जाता। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए परफेक्ट। क्या चाहिए, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर पार्ट बी में एरर होगी, इस है इस की जगह पर आपको लगाना है बच्चों क्या, हैज बीन। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। अभी ये लेवल जो है वो इतना हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिक ही नहीं आता है तो आप कैसे कर पाएंगे। तो कभी भी सिंस वाला क्वेश्चन आए तो जरा उस क्वेश्चन में ये देख लें कि परफेक्ट टेंस यानी कि हैड हैव का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, और वहां पर जो टाइम गिवन है वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। और ये जानना कि वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है या प्रेपोजिशन की तरह। तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, प्रेपोजिशन की तरह। एक संबंध बता रहा है टाइम के बीच में और पर्सन के बीच में। ठीक है, समझ में ये वाली बात। चलिए, तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है एरर का आपके सामने। माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए पार्ट गिवन है, अ लार्ज बी पार्ट गिवन है, फैन फॉलोइंग पार्ट सी और डी है, नो एरर। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यदि आप फाइंड करें, माधुरी दीक्षित जो है एक हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज हैविंग आया है। क्या है, इज हैविंग आया है। माधुरी दीक्षित एक बड़ी फैन फॉलोइंग रखती है। क्या रख रही है, कि रखती है, रख रही है, रखती है ना। तो यहाँ पर हैविंग का यूज यानी कि इज हैविंग का यूज नहीं होगा। हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं ना यार, क्या, माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है, तो ये सिंपल में बनेगा। यहाँ हमें हैविंग का यूज नहीं करना है, क्योंकि हैविंग का यूज पार्टिसिपल में होता है। और कौन सा पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो परफेक्ट में हैविंग का यूज होता है, जैसे हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू माई ऑफिस। अपना कार्य पूरा करके मैं ऑफिस गया, मैं अपने ऑफिस गया। परफेक्ट पार्टिसिपल को पहचानने का बेस्ट तरीका है कि हैविंग के बाद में ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा मस्ट, ज्यादातर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने के लिए मिलती है, या फिर कोई नाउन मिले, कोई डाउट नहीं, क्योंकि हैविंग वहां पर एडजेक्टिव की तरह काम करना चाहिए। ठीक, तो आई थिंक आपको फोर्थ क्वेश्चन आसानी से क्लियर हुआ होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका स्पोर्टिंग एरर का जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है कि आई रिमेंबर मीट हिम 5 years एगो, जिसमें आई रिमेंबर ए पार्ट गिवन है और मीट हिम बी पार्ट गिवन है, और 5 years एगो ये हमारा पार्ट बी गिवन है। सेंटेंस को या टेंस को पहचानने का बेस्ट तरीका सीखें कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट में है पास्ट में। तो यहाँ पर एक क्लू मिलता है, जो वर्ड एगो आया है इसका यूज पास्ट में होता है, इसमें होता है पास्ट में होता है। आई सब्जेक्ट हुआ, रिमेंबर हुआ क्या हमारा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीट भी क्या हुई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो 2 मेन वर्ब एक साथ कभी भी यूज नहीं होती है। तो जो दूसरी वर्ब है या तो उसको बनाना पड़ता है इन्फिनेटिव, या उसको बनाना पड़ता है पता है क्या, जीरंड, या उसको बनाना पड़ता है पार्टिसिपल। तो आपको ध्यान रखना है उसको नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना पड़ता है। कुल मिला के क्या बनाना पड़ता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आप बताइए कि जो एरर बनती है वो कौन से पार्ट में बनती है, पार्ट ए में बनती है, पार्ट बी में बनती है। तो पार्ट बी में एरर बनती है, यहां पर मीट का यूज बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 मेन वर्ब एक साथ यूज नहीं होती हैं, आप जानते हैं। तो मीट का बच्चों क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा। ज़्यादातर अगर मैं एसएससी लेवल के एग्जामों की बात करूं या एयरफोर्स लेवल, डिफेंस लेवल के एग्जामों की बात करूं, तो 5 से ज़्यादा एरर के क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आते हैं। ये एकदम मैक्सिमम लिमिट है। ठीक, अगर हम बात करें सीडीएस वगैरह की तो उसमें 10 से 15 एरर देते हैं, क्योंकि जो पूरा पेपर होता है वो 100 या 120 क्वेश्चनों का होता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर इनका जो
क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो आप बहुत अच्छे से स्पोर्टिंग एरर समझ चुके हैं, पेन कॉपी लेके बैठे, और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं बच्चों, तो उन कॉन्सेप्टों को नोट करते जाएं साथ के साथ। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश है, शेयर करना ना भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सभी को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा आपका, नुकसान तो होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा इसको पढ़ने से। तो आइए आगे चलते हैं, प्रोसीजर को बढ़ाते हैं आगे। तो बेटा जैसा कि आपने स्पोर्टिंग एरर समझे, तो आइए समझते हैं फ्लर्स। ठीक है, कैसे हम फ्लर्स तक अप्रोच लगाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द प्लेयर्स फॉरगेट टू डैश। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो प्लेयर्स की जा रही है, कि जो प्लेयर्स है उनमें से कोई एक प्लेयर कुछ भूल गया है। ठीक है, कुछ भूल गया है, क्या करना भूल गया है जरा देखते हैं। ठीक है, टर्न अप फॉर प्रैक्टिस, ए ऑप्शन है। रन अवे फ्रॉम स्कूल, यार एक बात बताओ, कोई प्लेयर स्कूल जाएगा क्या? नहीं जाएगा, मैदान में जाएगा प्लेयर, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, बाय शूज फ्रॉम द एग्जाम, कोई एग्जाम देने जा रहा है प्लेयर, नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रिंग इज बुक्स फॉर मैच, अरे भाई क्या फील्ड में बुक्स पढ़ने का कंपटीशन होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? टर्न अप फॉर प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस करना भूल गया। क्या भूल गया? उनमें से कोई एक प्लेयर प्रैक्टिस करना भूल गया है। कभी भी वन ऑफ आपके वाक्य में दिया हो तो वन ऑफ के तुरंत बाद आने वाला प्रोनाउन प्लूरल काउंटेबल होता है और वर्ब सिंगुलर आती है। क्यों सर? क्योंकि वन हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और वन के तुरंत बाद ऑफ लगा हो तो वन डिस्ट्रीब्यूटिव आपका प्रोनाउन की भांति वर्क करता है। इसके साथ यदि आपको लगाना है तो पजेसिव एडजेक्टिव वंस का यूज होता है प्रिय मित्र। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पहला फिलर समझ में आया होगा। आइए चलते हैं दूसरे फिलर पर। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा फिलर ये है, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकॉन्साइल्ड द वे थिंग्स आर चेंजिंग। देखो यहाँ पर जो आज स्टूडेंट हैं उनको रिकॉन्साइल्ड करना चाहिए। जो चीज़ें, जो तरीके हैं चीज़ों को करने के, वो चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। लोगों का रहन सहन बदल गया है और लोग बहुत कड़ी एक सिचुएशन के साथ गुजर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर रिकॉन्साइल्ड का मतलब नहीं पता होगा बहुत बच्चों को, बता देता हूँ। दो मीनिंग होते हैं इसके। रिकॉन्साइल्ड का मतलब होता है किसी की बात को ना चाहते हुए भी मान लेना। लेकिन एक क्लू देता हूँ मित्र, उसके साथ में जब ये वाला मीनिंग निकल के आता है तो यहाँ पर इसके साथ प्रपोजिशन लगता है टू, लेकिन यहाँ पर प्रपोजिशन टू का यूज नहीं होगा। आसान कर दिया। आप तीनों में से बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो उसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों क्या? विद। रिकॉन्साइल्ड विद का मतलब होता है से मिलना। मतलब उन जो चीज़ों के चेंज होने के तरीके हैं उनको, मतलब आज जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉन्साइल्ड विद करना चाहिए कि जो वे हैं, थिंग्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर रिकॉन्साइल्ड विद इज द राइट आंसर, ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि सेंस किसका बनना है? से मिलने वाला। ठीक है, ना कि ये मिल रहा है कि ना चाहते हुए मान लेना। भाई ऐसे कैसे मान लेगा स्टूडेंट्स? ना चाहते हुए नहीं मान सकता ना। और यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन और कंडीशन भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका विद। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा जैसा कि आपने दो फ्लर समझे, तो तीसरा फ्लर देखिए। यहाँ पर फ्लर का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये कह रहा था, कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वाज एडवर्सली डैश बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो विपरीत रूप से, एडवर्सली का मतलब है विपरीत रूप से, इनस्टेबिलिटी थी उसमें, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी उसमें। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो एडवर्सली क्या कर सकती है? रिफ्लेक्ट हो सकती है, इफेक्टेड हो सकती है, अफेक्टेड करेगी, या एक्सपेक्टेड यानी कि आशा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका जो राइट आंसर होना है वो है आपका अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभाव डालना। क्या होता है? प्रभाव डालना। और आपको बता दूं, दो वर्ड होते हैं, ये होमोनॉम्स हैं। एक तो होता है अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, ठीक है। और एक होता है अफेक्ट। क्या होता है? अफेक्ट। तो इसका मतलब होता है टू एक्ट अपॉन, टू एक्ट अपॉन, ठीक है, प्रभाव डालना, ये काम करता है एज ए वर्ब, ठीक। और दूसरा वाला जो होता है वो होता है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, यानी कि रिजल्ट। क्या? रिजल्ट। तो पहली बात तो यहाँ पर नाउन का यूज नहीं होगा, क्योंकि एडवर्सली एक हमारी एडवर्ब है और एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं करती है। तो यहाँ पर एक तो ये खत्म होता है ऑप्शन यहाँ, क्योंकि नाउन में कभी ईडी का यूज नहीं होता भाई, ठीक है। तो यहाँ प्रभाव का मतलब क्या हुआ? रिजल्ट हुआ। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो विपरीत रूप से प्रभावित होती थी बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज डैश द नोटिस। तो यहाँ पर ऑप्शन है फॉरवर्डेड इन, सब्सक्राइब्ड टू, और सी है इनक्लोज्ड विद, और डी है डिलीवर्ड एड्स। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि समझ लो उसको, जो एजेंडा है मीटिंग के लिए, ठीक है, वो नोटिस से क्या फॉरवर्ड कर दिया गया, या सब्सक्राइब्ड कर दिया गया, या डिलीवर्ड कर दिया गया। तो एक बात तुम सोचो, यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कोई चैनल तो है नहीं है वो, तो ये तो होगा ही नहीं, आपका एक ऑप्शन खत्म होता है यहाँ पे। फॉरवर्डेड इन सीधे जाता है एजेंडा मीटिंग के लिए, फॉरवर्डेड कोई मैसेज वगैरह थोड़ी ना ये, ठीक। और यहाँ पर डिलीवर्ड एज का यूज भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा एनक्लोज्ड विद। तो इसका मतलब ये है द एजेंडा फॉर द मीटिंग एनक्लोज्ड विद द नोटिस। तो जो एजेंडा था, ठीक है, मीटिंग के लिए, वो नोटिस के जरिए से बंद कर दिया। एनक्लोज्ड विद का मतलब होता है बंद कर देना, ठीक है, बंद कर दिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा एनक्लोज्ड विद। नेक्स्ट है ही वॉज एक्यूज ऑफ का मतलब होता है दोषी होना, ब्रिंगिंग मनी, पैसे लाने का, इनटू द कंट्री, देश में, है ना, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स, मतलब जो विदेशी हमारे आदान प्रदान करने के नियम कानून हैं उसको बंदा क्या कर सकता है, ठीक है। और उस चीज़ का एक्यूज ऑफ, ये फिक्स प्रेपोजिशन आपके एग्जाम में भी आ जाता है। एक्यूज के तुरंत बाद में क्या लगता है? ऑफ लगता है प्रेपोजिशन, ध्यान रखना। और इसके बाद में जो ब्रिंगिंग आया है बच्चों, वो जीरेंड की फॉर्म में आया है। तो आपको ध्यान रखना है, फिक्स प्रेपोजिशन के बाद में ज़्यादातर किसका यूज होता है? या तो नाउन का या फिर जीरेंड का, ठीक। तो यहाँ पर आप बताओ क्या करेंगे, किसका? तो एंटिसिपेशन होगा, एंटिसिपेट करना, किसी चीज़ में भाग लेना। कॉम्पनसेशन, ठीक है, कॉम्पनसेशन यानी कि भत्ता देना, रियायत देना, ठीक। वायलेशन, उल्लंघन करना, बिल्कुल जी राइट आंसर होगा वायलेशन, क्योंकि उसने उसका क्या किया था? फॉरेन एक्सचेंज रूल्स का उल्लंघन किया था, तो इसीलिए उसको क्या ठहराया गया था? दोषी। क्या ठहराया गया था? दोषी ठहराया गया था। तो उसका राइट आंसर होगा वायलेशन। जिस वर्ड में ION लगा हो, या फिर ITY या TY या YRED रेड, और या फिर लगा हो आपका NESS या फिर HOOD हुड, या ISM या ISION पाया जाए, तो वो वर्ड आपके कहलाएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको आई थिंक 2 सेक्शन समझ में आए होंगे, एक तो फिलर्स और एक स्पॉटिंग एरर। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, ठीक। कॉपी करेंगे, टेक योर टाइम प्लीज। तो जैसा कि आपने फिलर समझे, स्पॉटिंग एरर समझे, तो तीसरा सेक्शन एग्जामिनर का होता है कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक। आपको सिनोनिम करने का बेस्ट तरीका बताता हूं। अगर कोई वर्ड गिवन हो, सबसे पहले आपको उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करनी आनी चाहिए कि पैसिफाई का जो मीनिंग है वो क्या है। नहीं पता मान लो, लेकिन पैसिफाई हमारा वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? तो यहाँ पर ये जो हमारा पैसिफाई है,
ये वर्ब है बच्चों, क्या है? वर्ब। और वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर पैसिफाई जो वर्ड है वो वर्ब है। इसका सिनोनियम पूछा गया है, तो बताइए इसका सिनोनियम क्या होगा? ऑप्शन में गिवन है, काम डाउन, सेटिस्फाई, राउस और रिजॉइस। फटाफट से बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पैसिफाई का मीनिंग होता है शांत करना। क्या होता है? शांत करना या कम होना, दो मीनिंग में इसका यूज होता है, शांत होना या कम होना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अब पैसिफाई का मीनिंग क्या होगा। अब तो सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि सर इसका राइट आंसर होगा काम डाउन। ठीक, और सेटिस्फाई ये भी एक वर्ब है देखा जाए तो। सेटिस्फाइज का मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना, है ना, जानते ना साहब, संतुष्ट करना। और यहाँ पर राउस का यानी कि राइज होता है ना, राइज की सेकंड फॉर्म है राउस, जागना। ठीक, और रिजॉइस जानते हैं, प्रसन्न होना। क्या होना? प्रसन्न होना या खुश होना। ठीक, तो यहाँ पर आपको पहला वर्ड क्लियर हुआ, लेकिन मैं और कुछ भी बता देता हूँ। पैसिफाई के लिए एक नया वर्ड पूछता है एग्जामिनर, एक वर्ड है एसुएज। एसुएज का मीनिंग भी होता है शांत करना। इसकी ट्रिक है आंसू आज, आंसू बेटा, आंसू बेटा आज सबको क्या कर रहा है? शांत कर रहा है। तो आंसू आज सबको शांत कर रहा है। तो यहाँ पर पैसिफाई का मीनिंग मैंने आपको कम होना भी बताया था। तो कम होने के सेंस में जब होगा तो इसके लिए आपको समझना है, एक लेसन वर्ड आता है जिसका मतलब होता है कम होना। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बना दे देता हूँ। जैसे कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल से आप ध्यान रख लेंगे कि कम होना, लेसन मतलब कम होना, आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पर ए का मीनिंग होता है अबेट, अबेट लगा यानी कि कम होना। और आ का मतलब होता है अपीस, क्या होता है? अपीज। और पी का मतलब होता है प्यारे मित्र, क्या? पैसिफाई। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यदि ये वर्ड पूछा जाए, यदि एसयूएस पूछा जाए या फिर इस सेंस में पूछा जा रहा है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। आइए दूसरे शब्द को देखते हैं। वर्ड है पॉसिटी। क्या है? पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड जो गिवन है पॉसिटी, ये नाउन है वर्ब है। देखो प्यारे मित्र, यदि किसी वर्ड में ITY लगा हो, यानी कि ये ITY क्या है? ये हमारा सफिक्स है। तो यहाँ से ही पता लगा लेना है कि ये एक नाउन है। क्या है? नाउन। नाउन कौन सी है आपको बता दूं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको पहचानने का बेस्ट तरीका है कि ITY लगा हो या फिर AGE लगा हो या फिर NEFF लगा हो या फिर ION लगा हो या फिर TION लगा हो या आपका ISION लगा हो या SION लगा हो। ठीक, या फिर आपका लगा हो क्या NESS, नेस तो लिख दिया हमने, HOOD हुड लगा हो, या फिर आपका पाया जाए वाई या फिर आपका TY पाया जाता है। ठीक, या फिर RED रेड। ये मेन सफिक्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ठीक है, जिनसे लगकर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन तैयार होता है। तो यहाँ पर ये नाउन का आंसर बच्चों नाउन में देना है। जरा देखते हैं, सरप्लस का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक, और शॉर्टेज मतलब होती है कमी। एक्सेस मतलब में भी होता है मोर देन इनफ। ये भी मीननेस मतलब होती है क्या? दरिद्रता या फिर गरीबी आप कह सकते हैं। तो पॉसिटी का मतलब क्या हो सकता है भाई? ये दोनों ऑप्शन तो एक जैसे हैं आई थिंक, सरप्लस और एक्सेस। दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का मीनिंग ज़्यादा है, अधिकता है। तो ये दोनों खत्म हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास में दो वर्ड बचे हैं, एक तो बचा है शॉर्टेज और एक बचा है मीननेस। तो यहाँ पर जो पॉसिटी है गरीबी से संबंधित है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पॉसिटी का मतलब होता है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए, कमी। क्या पता है? कमी होता है। तो कमी इसका राइट आंसर होगा क्या? शॉर्टेज। यहाँ पर सिटी में क्या पाव की कमी आ गई, पाव खाने का बड़ा शौक है
बच्चों को सिटी में पाव की कमी आ गई। क्यों? क्योंकि इतनी भयंकर बीमारी आई, क्या कोविड-19 चल रहा है, इसीलिए पाव भाजी वालों ने पाव लगाना सिटी में बंद कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए पाव की क्या हो गई है? कमी। ठीक, तो यहाँ पर मीननेस का मतलब दरिद्रता, और इसके कुछ आपको सिनोनियम और बता देता हूँ। जैसे पॉवर्टी का है, पॉवर्टी मतलब गरीबी या दरिद्रता बात बराबर। एक होता है वर्ड पेनुअरी, क्या होता है? पेनुअरी, पेनुअरी का मतलब भी होता है दरिद्रता। एक होता है बाइल्डनेस, क्या होता है? बाइल्डनेस, बाइल्ड मतलब होता है गंजा, जिसमें अगर आप एनी डबल एस जोड़ोगे तो वो नाउन में चेंज हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, दरिद्रता हो जाएगा उसका मीनिंग। तो बाइल्ड मतलब होता है गंजा, यार यू आर बाइल्ड कह सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, अगर वो गंजा है तो बाइल्ड कह सकते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड है हमारा टेडियस। क्या है? टेडियस। टेडियस हमको पहले ये पता करना है कि ये जो टेडियस शब्द है वो क्या है। जिस शब्द में पाया जाए OUS तो वो हमारा कहलाता है प्यारे बच्चों क्या? एडजेक्टिव। सर इसके भी कुछ ऐसे ही सफिक्स बता दीजिए ताकि हम आसानी से पहचान पाए शब्दों। बिल्कुल जी, यहाँ पर यदि OUS पाया जाए या FUL पाया जाए या फिर पाया जाए ABLE और या फिर पाया जाए TIVE, ठीक है, या फिर पाया जाए ICAL या फिर पाया जाए AL, ठीक है, तो ज़्यादातर ये सफिक्स ETC और कर देते हैं, आगे आएंगे तो और बताएंगे आपको। तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। तो अब हमको पता लगाना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है डेवियस, दूसरा है डल, डिस्टिंक्टिव और डेरोगेटरी। शायद आपको इन तीनों वर्डों का मीनिंग पता होगा। बताओ प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? चलो मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको। डेवियस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, डल, डल आप जानते हैं, ठीक है, और डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है अलग, ठीक है, और डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है क्या है। टेडियस का मतलब होता है दिलचस्प, ठीक है, तो इसका जो सिनोनियम होगा वो होगा क्या? डल। कैसे होगा मैं समझा देता हूँ आपको कि जो टेडियस है दिलचस्प, ये जो वर्ड है टेडी से बना है। टेडी जानते हैं ना आप? टेडी मतलब ये वही गुड्डा था एक पर्टिकुलर जिससे बच्चे लोग खेलते हैं। तो यहाँ पर टेडी कैसा है? डल है यार, बोलता बोलता तो नहीं लेकिन दिलचस्प है। ठीक है, तो यहाँ पर टेडियस का मतलब क्या होता है? डल। ठीक है, डिस्टिंक्टिव यानी कि IV लग रहा है, ये भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। डेवियस OUS लग रहा है, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर डेवियस, देवी आने पर, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, देवी आने पर आदमी कैसा हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना। तो डेवियस यानी कि देवी आने पर व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। माता जब किसी पे आती है तो आदमी की हालत खराब हो जाती है, तो तभी हम इसको याद कर सकते हैं। डेवियस मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। डेरोगेटरी, ठीक है, अपमानजनक। कहता ना एक मूवी में, कहता है यार बड़ी अपमानजनक बात कर रहा है लौंडा, है, समझ में आ रहा है? कहता ना वो बड़ी अपमानजनक बातें कर रहा है ये लड़का, इसको संभालो यार, देख कैसे बोल रहा है। तो डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? अपमानजनक। ठीक है, एट्रोसिटी नेक्स्ट वर्ड है, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी क्या है आपको बताना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है तो फटाफट से बताएंगे। क्या है? नाउन। कैसे पहचाना? ITY लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है कि एट्रोसिटी का मीनिंग क्या है। NAV मतलब होता है ईर्ष्या, और वायलेंस मतलब होता है अत्याचार, और जेलेसी मतलब होता है ईर्ष्या, और एब्जर्डिटी का मतलब होता है असभ्यता। ठीक है, अनसिविलाइज्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वायलेंस। क्या होगा? वायलेंस मतलब अत्याचार। एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी को कनेक्ट करेंगे मेट्रो सिटी। एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी में क्या होते हैं? अत्याचार होते हैं साहब। क्या होते हैं? अत्याचार। तो वायलेंस होगा। आइए इनको और समझा देता हूँ। एनवी और जेलेसी, देखो इसका मीनिंग भी होता है ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या होता है इसका मीनिंग। ठीक, और इसका मीनिंग भी ईर्ष्या होता है। भैया हिंदी गलत हो जाए तो क्षमा करें यार, बहुत कमज़ोर है। ठीक, तो यहाँ पर एनवी और जेलेसी में डिफरेंस क्या है सर? देखो एनवी का यूज जब करते हैं जब कोई अपना हो, ठीक है, खास सगा, यानी कि सगा संबंधी हो, और जेलेसी कब होते हैं? जब कोई पराया हो। मान लो दो हस्बैंड, यानी कि एक हस्बैंड और वाइफ है, अगर
उस औरत का जो पति है किसी दूसरी औरत से बातें करता है उस औरत के सामने, तो उसको जेलियसी होगी या एनएवी होगी? आप बताओ। एनएवी होगी महाराज, क्योंकि एक संबंध है, एक रिलेशन है उनके बीच में, हस्बैंड वाइफ का। यदि मेरा मित्र किसी दूसरे से बात करे और मुझसे बात ना करे तो मुझको एनएवी होगी या जेलेसी होगी? जेलेसी होगी। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एनएवी और जेलेसी का मीनिंग। आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों सिनोनियम्स का आपका लास्ट क्वेश्चन है। पैरों में दर्द तो हो रहा है सर के, बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा पेन हो रहा है लेग्स में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए वो भी चलेगा। लेकिन आप लोग मेरी मेहनत को बेकार न जाने दें, ये आपसे गुजारिश है। अगर आपको मज़ा आ रहा है ना तो आप शेयर करें, बच्चों को पहुंचाएं और लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही समझाता रहूँगा सारी चीज़ें। तो 45 सबसे पहले जानना है बच्चों क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 45 हो जाएगी हमारी वर्ब। इसका मतलब होता है मजबूत करना। क्या करना? मजबूत करना। ठीक है, मजबूत करना। तो यहाँ पर पुष्टि करना भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्रिएट, जनरेट, प्रोहिबिट, स्ट्रेंथन बताएंगे आप क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या क्रिएट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या जनरेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्रिएट जनरेट दोनों का मतलब सेम सा ही है। प्रोहिबिट मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा? स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, तो स्ट्रेंथन होगा हमारा राइट आंसर। प्रोहिबिट, आप एक चीज़ बता दूं, आपके एग्जाम में आते हैं, प्रोहिबिट हो या फिर हो प्रिवेंट हो, ठीक है, या फिर आपका रिफ्रेन हो। प्यारे बच्चों रिफ्रेन हो, याद कर लो, मैंने आपको पढ़ाए थे। रेस्ट्रेन हो या फिर डिबार हो, डिबार हो या डिस्क्वालीफाई हो, डिस्क्वालीफाई हो या डिसिस्ट हो या डेसिस्ट हो, डेसिस्ट हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन आपको क्या लगाना है? फ्रॉम। ये अक्सर आपके डिफेंस में पूछे जाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ फिलर्स ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इन द फॉर्म ऑफ मतलब सिनोनियम पूछा गया लेकिन फिलर्स पूछे जाते हैं, तो उसके साथ में फ्रॉम आता है। एक और चीज़ फायदे वाली, इन सभी के बाद में आपको क्या लगाना है? जीरंड, यानी कि जीरंड क्या? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यदि मज़ा आ रहा हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, बताएं उनको कि हमारे केपी सर आ चुके हैं मैदान में। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को आनंद आ रहा होगा, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो यहाँ पर हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं? सिनोनियम का सेक्शन। आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं बच्चों। तो जैसा कि हम बच्चों सिनोनियम, स्पेलिंग एरर और फ्लश समझ चुके हैं, तो अब आ गया नंबर सेक्शन आपका एंटोनियम्स करने का। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये बोलते हैं सर आप एंटोनियम नहीं कराते हो, तो ये लीजिए एंटोनियम भी आज कर लीजिए आप अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए, वो सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हमारा पहला वर्ड है माइजरी। माइजरी मतलब होता है दुर्दशा, यानी कि कंगाली। ठीक, और यहाँ पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है आपको बताना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंगाली की अगर बात करें तो कंगाली क्या है बच्चों? नाउन है। क्या है? नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लैड मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना। प्लीजेंट मतलब सुहाना। एंजॉय मतलब क्या? आनंद लेना। और ब्लिस मतलब होता है परमानंद। परमानंद या एक्सट्रीम हैप्पीनेस जिसको कहते हैं। इसका मतलब दुर्दशा, कंगाली और चारों का मीनिंग बताया। तो बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होना चाहिए? भाई चारों का जो मीनिंग है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्लैड मतलब क्या है? ग्लैड मतलब होता है आपका एडजेक्टिव है, और ये प्लीजेंट ये भी एडजेक्टिव है, एंजॉय एडजेक्टिव, लेकिन ये क्या है? ब्लिस। ब्लिस आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे ब्लिस इसका राइट आंसर होगा। ब्लिस का मतलब होता है परमानंद। ठीक, बाररस, बाररस का मतलब क्या है? इसका मतलब है असभ्य, और आपको बताना है कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओयूएस लग रहा है तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। बार्बर मतलब होता है नाई। जो नाई होते हैं वो असभ्य तरीके से आजकल
बाल काटने लग गए हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई विद्यार्थी जाता है तो कहते हैं चल आज तुझे 3 साइड ओपन करूँ, तुझे बनाऊँ आमिर खान और सलमान खान। ठीक, तो यहाँ पर बारबरस का मतलब क्या होता है, असभ्य। ठीक, तो असभ्य व्यक्ति को बारबरस कहते हैं हम। तो यहाँ पर इम्प्रूव्ड, ठीक है, कॉर्डाइल या सिविलाइज्ड या मॉडिफाई। तो यहाँ पे इम्प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, कुछ सुधार लाना। ठीक है, कॉर्डिनल आपने कॉर्डिनल पढ़ाया था मैंने आपको, कार्डिनल था वो, सॉरी। कॉर्डिनल का मतलब भी चेंज होता है और मॉडिफाई का मतलब भी क्या होता है, चेंज। और सिविलाइज का मतलब क्या होता है, सभ्य। ये असभ्य और ये सभ्य, एंटोनियम। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है वर्ड डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक मतलब ऐसी कोई चीज़ जो चेंज करने योग्य हो। तो ये क्या है बताओ, ये एडजेक्टिव है बच्चों। क्या है, एडजेक्टिव है, यस या नो। ठीक, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक, डायनामिक मतलब वो क्या, जो चेंज हो जाए। और अनस्टेबल, अगर हम स्टेबल की बात करें तो उसका मतलब होता है स्थिर। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसका क्या लग रहा है, अन। तो यहाँ पर ये होगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पर स्टिल का मतलब होता है अभी। तो ये कंजक्शन है, ये तो होगा नहीं। लेजी बिल्कुल ही नहीं होगा। आंसर क्या बचा, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्थिर। स्टेबल और स्टैटिक दोनों का मीनिंग मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कंगाली। इसका मतलब था क्या, असभ्य। क्या था, लिख दूं ताकि आप भूले ना, असभ्य। इसका मीनिंग क्या था, इसका मतलब था कंगाली या दुर्दशा। ठीक, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, डिलीजेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है आपका मेहनती, यानी कि एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब होता है मेहनती। तो इंटेलिजेंट आपका बुद्धिमान, ये भी एडजेक्टिव है। लेजी, बोस्टफुल, नोटोरियस। तो यहाँ पर नोटोरियस क्या होता है, कुख्यात, एक गलत तरीके से फेमस होना, क्राइम करना या उल्टी सीधी चीज़ें करना। तो ये नोटोरियस नहीं हो सकता। लेजी हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, पता नहीं मेरे को, तुम बताओ, आंसर बताओ। इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी थोड़ा पॉजिटिव वे में ही है। नोटोरियस, कुख्यात होना, वही मेहनत करके हुआ होगा ना कुछ भी। ठीक, बोस्टफुल भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेजी। एंटोनियम पढ़ रहे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हैं, एंटोनियम। ठीक, तो यहाँ पर एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको डिलीजेंट की। तो देखो एक बार आपको रिपीट करा देते हैं, याद करा देते हैं। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। इसको याद करने का बेस्ट, इसका सिनोनियम देख लो पहले क्या होता है, लेबोरियस। इसका सिनोनियम है, आ जाए तो एग्जाम में। और इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, ठीक है। और एसिडुअस, एसिडुअस, और हार्ड वर्किंग, ये इसके सिनोनियम है बच्चों। ठीक है, हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी इसकी, दिल्ली के एजेंट कैसे हैं, मेहनती हैं। लेबोरियस, लेबर आदमी कैसा होता है, मेहनती होता है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति कैसा होता है आपका, वो भी मेहनती होता है। एसिडुअस, ऐसी दुआ करना क्या बन जाए, मेहनती बन जाए। तो ऐसी दुआ करता हूँ मैं कि आप लोग भी क्या बन जाएं, डिलीजेंट बन जाएं, दिल्ली के एजेंट की तरह बने। ठीक है, मेहनती बने। दिल्ली के जो एजेंट हैं वो मेहनती हैं, और जो इंडिया के एजेंट हैं वो थोड़े गरीब होते हैं। इंडिग्नेंट, उसकी भी ट्रिक बताई थी मैंने आपको। प्रॉपर ही प्रॉपर पापड़ बेचने वाले लोग भी क्या होते हैं, गरीब होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी वर्ड है। हेरिडेटरी मतलब होता है वंशानुगत, पैतृक चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेरिडिटी क्या होगा आपके, हेरिडेटरी मतलब क्या होगा, इसका मतलब पैतृक, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी दी गई चीज़ों को, यानी कि वंशानुगत बोलते हैं इसको, हिंदी इसकी प्रॉपर एक और। तो यहाँ पर ये क्या है, एक नाउन है। क्या है, नाउन। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ कैरिड मतलब होता है ले जाना, एक्वायर्ड मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, और पजेस्ट मतलब कोई किसी चीज़ पे अधिकार होना आपका, और रीगेंड मतलब कोई चीज़ दोबारा मिल जाना। तो यहाँ पर इसका एंटोनियम पूछा है। ये तो आई थिंक कैरिड, कोई चीज़ हम ले जा रहे हैं तो कोई चीज़ हमारे पैतृक ही होगी, तभी ले जा रहे हैं उसको, है ना।
और एक्वायर्ड मतलब होता है, मतलब हम अपने एफर्ट लगा के उस चीज़ को ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसका अपोजिट आई थिंक यही है, एक्वायर्ड। तो पजेस्ट भी हमारा सिनोनियम होगा और रीगेंड भी हमारा क्या होगा, आई थिंक ये भी सिनोनियम हो सकता है इसका, ठीक। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हम चीज़ों को धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, देखेंगे मेरे साथ। जैसा आप सभी बच्चे सीख चुके हैं कि कैसे स्पोर्टिंग एरर फाइंड करते हैं, कैसे सिनोनियम एंटोनियम तक अप्रोच लगाते हैं, कैसे हम फिलर्स को आसानी से क्लिक कर लेते हैं, तो आइए सीखते हैं इडियम्स और फ्रेज को कैसे करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन ल्यू ऑफ इडियम्स गिवन है, लेकिन एक डिफरेंस होता है, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, वहाँ पर एक सेंटेंस के बीच में इसको रखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इन ल्यू ऑफ का मीनिंग बताना है आपको, ऑप्शन है इन स्पाइट ऑफ, दूसरा है इन प्लेस ऑफ, तीसरा है डेस्पाइट ऑफ, और चौथा है आपका इन एडिशन टू। बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर इन ल्यू ऑफ का मीनिंग क्या होता है जानते हैं क्या? देखो, डेस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। आपको एक्चुअल में बता दूं, जो वर्ड डेस्पाइट है उसके साथ में हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, ठीक। और इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त, जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ब है, यानी कि फ्रेजल है, सॉरी वर्ब नहीं फ्रेज है, ठीक। तो यहाँ पर ये इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त, इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, और इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है के बावजूद, ठीक है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्या, इन प्लेस ऑफ, क्योंकि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, दोनों का मीनिंग सेम है। इन एडिशन टू के अतिरिक्त ये अलग है, ऐसा कोई सेंस नहीं है इन ल्यू ऑफ का, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, झाड़ियों के इधर उधर हाथ पैर मारना, ठीक है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, वॉन्डर अक्रॉस द वर्ड्स, बिल्कुल नहीं हो सकता कि शब्दों के आर पार घूमना, ठीक। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और स्पीक इन हैज़ार्ड मैनर, मतलब तेज़ी से कोई चीज़ बोल देना तरीके से, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बात करना, घुमा फिरा के बोलना, यस एग्जैक्टली इसका राइट आंसर होगा क्या, सी, ठीक। सी इसका राइट आंसर होगा। मेक यूज़ ऑफ इररेलेवेंट रेफरेंस, इसका यूज़ नहीं हो, ये भी हमारा क्या है, गलत है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। टू फेस द म्यूजिक काफ़ी बार आता है। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कोई आदमी जब हमारी निंदा करता है तो हम उसको सहन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। टू लिसन टू हिम, नहीं ये तो पॉजिटिव चीज़ हुई, ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है। और यहाँ पर टू एंटर, एक चीज़ सुनो, ऑप्शन में एंटर के साथ में इनटू का यूज़ नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक। और बियर द क्रिटिसिज्म और टू लिसन ए फेवरेबल कमेंट, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, जबकि एक हमारा ये नेगेटिव है। टू बियर क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा, निंदा को बियर करना, टॉलरेट करना ही कहलाता है फेस द म्यूजिक, ठीक है। डार्क हॉर्स, ऐसा व्यक्ति जो जिसकी आशा नहीं करते कि ये जीत जाएगा और वो व्यक्ति जीत जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है। डार्क मतलब होता है काला, यानी कि एक डार्क, और हॉर्स मतलब क्या होता है, घोड़ा। मतलब एक डार्क हॉर्स को हम स्ट्रॉन्ग इंट्रूडर बिल्कुल नहीं कहते, स्किल्ड बिल्कुल नहीं कहते, मोस्ट पावरफुल इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर। क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसकी हम आशा कर रहे थे। हमने सोचा था जब हम मैच देखते हैं ना, तो वहाँ इस इडियम्स का यूज़ होता है। हमने लोग आशा कर रहे थे विराट कोहली आएगा और छक्के मारेगा, दे छक्के, लेकिन पांड्या से कोई भी आशा नहीं कर रहा था पांड्या इतने रन मारेगा। लेकिन पांड्या ने क्या किया, इतना धोआ कि सामने वाले की मट्टी खराब कर दी। तो यहाँ पर पांड्या को क्या बोलेंगे, डार्क हॉर्स बोलेंगे, क्योंकि उसकी आशा नहीं थी कि पांड्या रन मारेगा, तो पांड्या ने रन मारे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया। तो इन द रेड का मतलब आदमी यार लाल कब हो जाता है, सिंपल सी बात है। जब मेकिंग मनी, जब पैसा बनाना हो, लाल तो हो गई नहीं यार। लाल इन द सेंस वो वाला लाल नहीं, खा पी के लाल हो रहा है, ठीक। तो लूजिंग मनी जब पैसा खो जाए, इन डेंजर खतरे में आ जाए, स्पेंडिंग मनी, लेकिन आप तो ये कहते खतरे में आ जाए तो भी लाल पड़ जाएगा वो, नहीं। इसका राइट आंसर है लूजिंग मनी। जब व्यक्ति पैसे, यानी कि पैसे संबंधित नहीं है, जब
व्यक्ति कोई अपनी संपत्ति खो देता है ना, कैसी भी संपत्ति हो, पैतृक हो, वंशानुगत हो, हेरिडेटरी एक वर्ड कराया था वो हो, या फिर एक्वायर्ड हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। जब खो देता है तो उसको कहते हैं इन द रेड, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से इडियम्स और फ्रेजेस समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पोर्शन। तो यहाँ पर जैसा कि आपने सीखा क्या कि कैसे हम इडियम्स फ्रेजेस को, स्पॉटिंग एरर को सॉल्व कर लेते हैं, तो आप जो पोर्शन आ गया सीखने वाला, इम्प्रूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सीखेंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, ठीक है। एग्जामिनर आपको एक सेंटेंस देगा जिसमें एक वर्ड हाईलाइटेड करेगा कि इसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा, और आपको दे देगा बताइए इसकी जगह क्या आएगा। ऐसे करके वर्ड हाईलाइटेड होते हैं, ठीक है। ऐसे आपको दे देगा बताइए इसकी जगह क्या आएगा या यही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है इम्प्रूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आइदर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच, या तो विमल या विजय मैच के लिए सेलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं आपको बता दूं आइदर और की बात हो तो ऑप्शन में गिवन है हैज, लेकिन यहाँ पे गिवन है गोइंग, तो यहाँ पर हैज के साथ में गोइंग का कोई मेल ही नहीं है यार, ठीक है। अब यहाँ पर जो विजय है, विमल है, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, लेकिन जब आइदर और आता है तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कैसा है मित्र, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव बीन का यूज भी नहीं होगा, और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका इज, ठीक है। तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। तो इम्प्रूवमेंट क्या होगा इसमें, आर की जगह क्या हो जाएगा इज। जितने भी कंजक्शन के पेयर होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट और, नेवर और, ठीक है, इन सभी के साथ में अगर आप जोड़ते हैं दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को, तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, अगर ऐसे हम सिंगल और से भी जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, ठीक है। तो सब चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, निशा इज मोर फनियर देन नताशा। तो जो निशा है लड़की है वो ज़्यादा फनियर है, मतलब ज़्यादा हंसी मजाक करती है नताशा से, ठीक है। तो यहाँ पर मोर फनियर, मोर देखा जाए तो कंपैरेटिव डिग्री है सर, और ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज एक साथ नहीं होता, आप जानते हैं। तो यहाँ पर मोर फनियर, फनीएस्ट तो आने नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कंपैरिजन वर्ड ये बताता है दो के बीच क्या हो रही है, तुलना की जा रही है। THAN जब आपको कहीं मिलता है तो वहाँ पर समझ जाना है कि कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन, टू थिंग्स, टू प्लेस और टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और सेम ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि फनियर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक। तो क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विज्ड। जो ऑफिस स्टाफ मेंबर्स हैं वो इच्छा कर रहे हैं ईच अदर ऑल न्यू ईयर्स डे, ठीक है, मतलब सभी जो नए साल के दिन हैं वो सभी मिलकर मनाएं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ वो ऑफिस स्टाफ मेंबर्स एक है या दो हैं या दो से अधिक है, दो से अधिक है सर। तो यहाँ पर वन अदर का यूज तो बिल्कुल ही नहीं होता है यार, वन अनदर इज द राइट आंसर। ईच अनदर वर्ड यूज ही नहीं है, वन अनदर का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन यूज किया गया है वन अनदर, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जिसको कंपाउंड प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही शब्द आते हैं, याद कर लीजिए, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज होता है दो के लिए, और वन अनदर का यूज होता है दो से अधिक के लिए। अगर यहाँ राम एंड श्याम होता तो वहाँ पर ईच अदर का यूज किया जाता, लेकिन यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वन अनदर का, इसलिए क्योंकि ज़्यादा हैं किससे, दो से, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा है। Let's see remaining two questions of improvement of the following sentence। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है, the two brothers shared the property beside themselves। दो व्यक्ति हैं जिनके बीच एक प्रॉपर्टी को बांटा जा रहा है। तो आपको मैंने प्रेपोजिशन में बहुत अच्छी तरीके से बिटवीन और एमंग का यूज पढ़ाया था। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा, जबकि इसमें अंडरलाइन जो वर्ड है वो है हमारा बिसाइड। बिसाइड को हमें इम्प्रूव करना है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो फटाफट बताएंगे
यहाँ पर क्या है राइट आंसर, 2 के बीच में कह रहा है, तो 2 के बीच में क्या यूज होगा, बिटवीन। अगर 2 से ज्यादा की बात करता है 2 प्लस तो क्या लगा लेते, अमंग। और एमिडेस्टी ही इसका सिनोनियम है, ठीक है, एमिडेस्टी इसका सिनोनियम है, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट, तो ऑप्शन ही नहीं बनता। ठीक, तो क्लियर हुआ ना सभी को। तो बिसाइड और बिसाइड्स, देखो बिसाइड बच्चों, जो बिसाइड है, बिसाइड का मीनिंग होता है बगल में या पास में, ठीक है, जैसे ही सिटिंग बिसाइड मी, बिल्कुल कह सकते हैं। और बिसाइड्स जो होता है वो होता है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, ठीक है, समझ में आया। बिसाइड्स और बिसाइड में ये अंतर है, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, ठीक है, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ठीक, इन एडिशन टू। तो यहाँ पर आप सभी को पता चला होगा बिसाइड और बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है। माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच, मेरे अंकल ने मुझको सबसे महंगी वॉच प्रेजेंट की, यानी कि गिफ्ट में दी। मेरे अंकल ने सबसे महंगी वॉच मुझे गिफ्ट में दी। तो यहाँ पर ये जो है इम्प्रूव क्या करवाना चाह रहा है, ये इम्प्रूव कराना चाह रहा है कि यहाँ पर मोर की जगह क्या आ सकता है। आपको मैंने बताया था मोर वर्ड जहाँ कहीं भी यूज होता है तो वहाँ कंपैरिजन 2 चीज़ों के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मेरे अंकल ने मुझे सबसे महंगी वॉच गिफ्ट में दी। तो यहाँ पर सबसे महंगी वॉच 2 वॉच है क्या, 2 से ज़्यादा वॉच की बात हो रही है भाई। तो ज़्यादा वॉच के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, कभी नहीं होता सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। एक क्लू और मिला ग्रामर का, क्योंकि उससे पहले जो गिवन है वो आर्टिकल दा गिवन है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन स्पेशल कंडीशन कुछ होती है जहां दा का यूज भी हो जाता है। ठीक, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, मोस्ट। तो आई थिंक आपको इम्प्रूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस समझ में आया होगा आई थिंक। तो जैसा कि आप सभी बच्चों ने सीखा इम्प्रूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस के कैसे एक सेंटेंस को सुधारते हैं, कैसे बेसिक अप्रोच ग्रामर के लगाने हैं आपको। तो आइए समझते हैं OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अनेक शब्दों का एक शब्द, समझते हैं क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, मतलब सबूत की मदद से कोई चीज़ कन्फर्म कर लेना। पुलिस ज़्यादातर जो कन्फर्म करती है वो एविडेंस की मदद से करती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन गिवन है कॉर्बोरेट, दूसरा है इम्प्लीकेट, तीसरा है डिजाइनेट और चौथा है एक्सट्रीकेट। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। कॉर्बोरेट का मतलब होता है परिपुष्टि करना, और इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना, और डिजाइन करना, और एक्सट्रीकेट का मतलब होता है हल करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो कंफर्म से ही पता चल रहा है कि कॉर्बोरेट परिपुष्टि करना, एविडेंस की मदद से ही हम कॉर्बोरेट करते हैं चीज़ों को। तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्बोरेट। तो यहाँ पर एक्सट्रीकेट का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, हल करना यानी कि सॉल्व करना, ठीक है। और यहाँ पर इसका इम्प्लीकेट का मतलब क्या बताया, फंसाना किसी को, ठीक है, इम्प्लीकेशन, ठीक, फंसाना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, अपने अंतर मन में सोचने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, दूसरा है एग्जामिनेशन, इंट्रोस्पेक्शन या फिर इंट्रोवर्ट। तो आपको बताना है क्या है। ऑब्जर्वेशन तो हो ही नहीं सकता, हम कल्पना करते हैं, अंतर नहीं, बाहर नहीं, हम देख के भी बाहरी भी कल्पना करते हैं, अंदर की भी कल्पना, दोनों के लिए मतलब ये वर्ड ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन यूज होता है। एग्जामिनेशन तो होना ही नहीं है, इन दोनों में से बताओ कौन सा होगा, इंट्रोस्पेक्शन या इंट्रोवर्ट। देखो यहाँ पर जो इंट्रोवर्ट है वो भी है अंतर्दृष्टि व्यक्ति, जो अपने अंदर ही झांक कर देख लेता है उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट, और जो बाहरी चीज़ों को देखता है उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ पर ये एक्शन ऑफ लुकिंग कह रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इंट्रोस्पेक्शन। इसको कहते हैं हम अंतर ध्यान क्रिया, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, अपने साइकोलॉजी का एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बताते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन कैसे करते हैं, एक व्यक्ति अपने अंतर मन को कैसे जान लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका वन हु हैज़ नैरो एंड प्रीजुडाइज रिलीजियस व्यूज,
प्रीजुडाइज का मतलब होता है द्वेष करना, घृणा करना, भिड़ा देना किसी से, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, फैनेटिक होता है कट्टर, पॉलीगैमी होता है जिसकी बहुत सारी शादी हो गई हो, ठीक है, और गॉड फियरिंग भगवान से डर, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, व्यक्ति। तो रिलीजियस नहीं होगा, धार्मिक तो हो ही नहीं सकता वो, पॉलीगैमी बात नहीं हो रही शादी की, गॉड फियरिंग होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, फैनेटिक। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर, क्या होता है, कट्टर। तो आई थिंक आपको तीनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूट समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं चौथे की ओर। तो आपके जो फोर्थवा क्वेश्चन है वो WH का क्या है, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन 2 वेज, मतलब कैपेबल है इंटरप्ट करने के लिए 2 तरीके से। तो उसको क्या कहते हैं, कन्फ्यूजिंग कहते हैं, अनक्लियर कहते हैं, एम्बिगुअस कहते हैं, एम्बिवर्ट कहते हैं। तो कन्फ्यूजिंग का मतलब होता है भ्रमित होना, यहाँ पर कोई तरीका या 2 शब्दों की चर्चा नहीं हुई है। अनक्लियर, यहाँ पर अस्पष्ट, कोई ये बताया नहीं गया कि 2 चीज़ों के बीच में अस्पष्टता है या 2 से अधिक चीज़ों के बीच में। एम्बिगुअस का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो एम्बी का मतलब भी 2 होता है और एम्बी का मतलब भी 2 होता है। तो यहाँ पर एम्बिगुअस इसका राइट आंसर है। एम्बिगुअस का मतलब होता है कि 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन होना, ठीक है। एम्बी का मतलब होता है 2, जहाँ कहीं भी एम्बी आपको रूट वर्ड मिलता है तो आपको पहचान लेना है कि एम्बी का मतलब होता है 2। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा एम्बिगुअस का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन 2 वेज। एम्बिवर्ट का मतलब होता है मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं आप, ठीक है, या मल्टीपल चॉइस होता है वैसे चॉइसेस। तो यहाँ पर ये ज़्यादा के लिए होता है। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानवता, यानी कि मैनकाइंड का मतलब होता है मानवता, मानवता से प्रेम करता है, उसको क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोप, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिलैंथ्रोपिस्ट या मर्सेनरी, ठीक। तो मिसएंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति से घृणा करने वाला, ठीक है, मिसएंथ्रोप। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, मानव विज्ञानी। और फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर मर्सेनरी, बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी, फिलैंथ्रोपिस्ट। यहाँ कहीं भी फिलेन वर्ड पाया जाए रूट वर्ड, तो वहाँ पर समझ लेना है कि प्रेम या प्यार की बात हो रही है, प्रेम करना या प्रेम की बात हो रही है। तो यहाँ मिस लगा हो तो उसका नेगेटिव सेंस होता है। और आपको बताना है फिलिन एक रूट वर्ड है, ठीक है। एंथ्रोप भी एक हमारा रूट वर्ड है। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, और जिस शब्द के पीछे IST पाया जाए तो उसका मीनिंग होता है पर्सन से संबंधित, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से ये रामबाण टेक्निक हमारी अप्रोच समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों तक शेयर करें ताकि वो चीज़ों को सीख पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को वॉच किया करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।